जय हिंद स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 तथा अगर क्लास 12 का बायोलॉजी इसको पढ़िएगा तो आगे भी कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगा। बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों से आग्रह है कि जैसे मैं हटता हूँ, कोई स्टूडेंट अगर स्क्रीनशॉट लेकर इसे पोंछ कर लिख लेते हैं तो उनको उतना समझ में आने वाला नहीं है। सिर्फ ये छोटा वीडियो होगा, आप लोग इसमें ध्यान सिर्फ सुनते चलेगा, ऑब्जेक्टिव देखिएगा किस प्रकार से बोर्ड में आते हैं, जो कि आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, और जो कि सभी पाठों का मिश्रण है, ठीक है, किसी पाठ विशेष का नहीं लाया गया है। पाठ विशेष का आप लोग एग्जाम के जब करीब हुएगा तो सभी पाठ से कम 30 ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा। क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि वायु प्रदूषण, आप लोग को देखते ही पता चलेगा कि हाँ ये बोर्ड में आने वाला है। देखिएगा प्रीवियस पेपर में यह आने वाले की संभावना सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा उसको भी हम बताते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का सूचक है। जो वायु प्रदूषण का सूचक निम्न पूछता है, देखिए इस तरह से कि निम्नलिखित में से, देखिए यही इसलिए तो हम कहे हैं कि मेरी बात को स्किप मत कीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान पर सिर्फ सुनिए। आप लोग को अभी ही तुरंत इस वीडियो को समाप्त होते होते आप लोग को कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाले हैं, जो कि आप लोग को इस 30 ऑब्जेक्टिव में से 10 ऑब्जेक्टिव जरूर आएंगे। इसका हम कई पार्ट बनाने वाले हैं। देखिए तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का सूचक है। दे देगा ऑप्शन में लाइकेन, मास और दे देगा बांस, इस तरह से दे देगा साइकस, पाइकस, ऐसा दे सकता है। ठीक है, तो क्या करना है कि ऑप्शन चुनना है। अगर लाइकेन और मास दोनों दिया हो तो ए और सी दोनों मारेंगे, अगर ए और बी में दिया होगा तो। अन्यथा अगर लाइकेन दिया हो तो लाइकेन चिन्हित करेंगे, अन्यथा अगर मास दिया हो तो मास चिन्हित करेंगे। यानी पहला क्वेश्चन हम लोगों ने जाना कि वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन तथा मास। और देखिए जो लिटमस हम लोग का जो पत्र होता है, कैसा लिटमस पत्र, जिसमें हम लोग लाल रंग और हरे रंग, नीला रंग, ये सब हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आमल और क्षार से। तो वह जो लिटमस पत्र होता है वह किससे प्राप्त होता है। यानी आपसे पूछा जाए कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, मेरी बातों की इसको नोट कर लीजिए, अन्यथा जो बोल रहा हूं इसको तो आप नोट करके कीजिएगा। नोटबुक को लेकर बैठ जाइए, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको आप सुनिए, आंसर दीजिए अपने मन में, उसके बाद से पता कीजिएगा हमने सही किया कि नहीं किया। जिससे आप लोग की तैयारी और जोरों पर जाएगी, आप लोग टॉपर स्टूडेंट हो सकेंगे, जीनियस स्टूडेंट हो सकेंगे। तो लिटमस लाइकेन से बना होता है। अब देखिए हरितगृह गैस पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरितगृह है। ऑप्शन दे देगा O2, ठीक है, CO2, उससे नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन से होता है, ठीक है, तो दे देगा गैस, वाष्प गैस दे देगा। तो आपको जैसे पानी में कूदे तो आप लोग का वायु से हल्की गैस होता है, तो उसका ठीक हमने काफी बढ़ा चुके हैं। देखिए हरितगृह गैस है तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी सुरक्षा हमें ओजोन परत करता है। किसके सुरक्षा? ओजोन परत। और CFC जो गैस है ना, सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेटर, किससे? रेफ्रिजरेटर जो हम लोग का घर वाला फ्रिज है ना, उससे उत्पन्न होता है। रेफ्रिजरेटर से, हीटर से, ये सबसे CFC गैस का उत्पन्न होता है। और सबसे ज्यादा फोम को जलाने से CFC गैस उत्पन्न होता है। तो CFC क्या है? हरितगृह गैस है। उसके बाद से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हरितगृह गैस है। जो 1 2 3 4 यानी 4 दिए हैं, इसमें से अगर एक देगा तो उसी को चिन्हित करेंगे, 2 देगा तो 2 देंगे, ए और बी दोनों दे देंगे, और 3 देगा और एक ऑक्सीजन देगा, आधा दे देगा तो मारेंगे, दे देगा। और पूछे निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ये भी पूछ सकता है। ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन घुमाएगा, बशर्ते मेरे स्टूडेंट आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा दम जोश होश के साथ। देखिए तो भाई CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन यानी CH4, मिथेन यानी CH4 नहीं लगाते हैं, CnH2n+2 वही वाला सूत्र है। तो मिथेन CH4 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी NO2 हम लोग का क्या है? हरितगृह गैस है। अब हरितगृह गैस में सबसे क्या हो, देखिए लिखा है कि सर्वाधिक योगदान कौन सी गैस करती है हरितगृह गैस में। हरितगृह गैस जो कि शीशा से बनाया जाता है, उसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो हरितगृह गैस में सर्वाधिक, दोस्तों तेज बोल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तेज बोल रहे हैं ताकि आप लोग का कम समय ही ज्यादा नॉलेज मिल सके। हरितगृह गैस में, चलो स्लो हो गया, हरितगृह गैस में जो हम लोग का सर्वाधिक योगदान होता है वह होता है CO2 का। अब चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है हम लोग का हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में विषैला पदार्थ करता है, वह कौन सी गैस है? जो हीमोग्लोबिन में संयोग
गैस कौन सा गैस निम्नलिखित क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन में जाकर क्या करता है, दुष्प्रभाव देता है, वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमने एक वीडियो बनाया है जो कि फेफड़ा वाला है, जो कि ब्रोंकियोस वायुकोष्ठिका इसमें बटा होता है, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा दायां फेफड़ा बड़ा होता है, ये सब हमने बताया था। और दोस्तों उसमें हमने सिखाया था कि एक बताए थे कि क्या होता है, उसमें निमोनिया होता है तो वायुकोष्ठिका प्रभावित हो जाता है। बायोलॉजी क्वेश्चन कि निमोनिया हो तो क्या प्रभावित होता है, तो वायुकोष्ठिका प्रभावित हो जाता है। ठीक है, वायुकोष्ठिका प्रभावित होता है और निमोनिया क्या है, एक संक्रामक रोग है। इसलिए दोस्तों बोले थे कि इसके अलावा हम और एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाले हैं। तो देखिए जो हम लोग का फेफड़ा होता है, लंग्स, जो कि क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जैसे कोई अगर दूसरा व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो ये जो हम लोग का लंग्स है ना, ये ऑक्सीजन को आकर्षित करने के बदले क्या करता है, दूरों भी सिगरेट पी रहा है ना तो कहेगा का वह कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी आओ, जैसे किसी का गाड़ी के धुआं जला है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, उसको अवशोषित कर लेता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। तो फेफड़ा ऑक्सीजन से कार्बन मोनो को आकर्षित करता है। तो पूछेगा ऑप्शन कि हीमोग्लोबिन में कौन सा विषैला पदार्थ संयोजित होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। 5 क्वेश्चन कि जैव अपघटनीय प्रदूषक है, चाहे जैव अनिर्मीकरणीय यानी इसका अपक्षय जो होता है वह जल्दी नहीं होता है, 20 साल 25 साल लग जाते हैं। जैसे आप लोग DDT का छिड़काव कर देते हैं कीटनाशकों को मारने के लिए, तो यह क्या है, देखिए तो पूछ सकता है, क्वेश्चन घुमाएगा पैटर्न यही, देखिए क्वेश्चन कैसे करता है, DDT निम्न में से क्या है, तो जैव अपघटनीय या अपक्षय पदार्थ। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अपघटनीय पदार्थ है, प्लास्टिक, DDT और एल्युमिनियम, इस तरह दे देंगे, नहीं ये दिए है ना, तो कागज। देखिए निम्न में से कौन सा अपघटनीय पदार्थ नहीं है, तो DDT, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, कागज दे दिए, तो कागज नहीं है। या मलमूत्र ये भी अपघटनीय नहीं है, ये तो अपघटन हो जाते हैं, घटित हो जाते हैं। ठीक है, इसका विघटन हो जाता है। ये DDT हुआ, प्लास्टिक हुआ। आशा करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक बने हैं, यानी आप लोग अवश्य ही बोर्ड में टॉप करने वाले हैं, यानी अपने स्कूल में टॉप करने वाले हैं, मार्क्स अच्छे लाने वाले हैं, तभी तो आपने इंटरेस्ट बनाए हुए हैं हमारे साथ बने रहने के लिए। देखिए अब आते हैं 6 नंबर में कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक को क्या कहते हैं, इस पर हम लोग आ चुके हैं। देखिए मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक को परजीवी कहते हैं, याद रखिएगा। पूछेगा मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक को निम्न में से क्या कहते हैं, उसका आंसर हो जाएगा परजैविक। 7 नंबर कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, यानी बताया जाता है कि नहीं स्वच्छता अभियान चल रहा है तो बताया जाता है कि कौन सी नदी शुद्ध है, कौन सी नदी रैंक किया जाता है, तो उसकी यानी शुद्धता की जांच किसके आधार पर की जाती है, तो उसमें यानी जल में आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन होता है, जिसमें जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा वह जल उतना ही स्वस्थ होगा। तो नदियों में जल की प्रदूषण की मात्रा ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला बनाती है, खाद्य श्रृंखला बनाती है, और कमवार से जाना है, चाहे दिया होता है। पहला उत्पादक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जो कि प्रकाश के संश्लेषण में CO2 जरूर होना अनिवार्य होना चाहिए और सूरज के प्रकाश भी होना चाहिए, उसी की उपस्थिति में हम लोग बनाते हैं। उत्पादक जो अपना भोजन बनाते हैं, तो देखिए खाद्य श्रृंखला बनाने के लिए उत्पादक के, उपभोक्ता के एवं अपघटकों को तीनों विकल्प में होना जरूरी है। तो पूछता है निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, जो देगा उत्पादक, उपभोक्ता, सब कुछ और दे देगा, यही करके देगा। देखना कि तीनों कहां दिया है, किस विकल्प में दिया है, उसी को चिन्हित कीजिएगा मेरे स्टूडेंटों। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन आएगा कि ऊर्जा प्रवाह की श्रृंखला मतलब ऊर्जा लगातार किस क्रम से बहती है, जाती है, प्रवाहित होती है, ये क्वेश्चन पूछे तो वो आप लोगों को घबराना नहीं है। देखिए इसको बनाने के लिए पहला आप लोग को देगा कि उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, इसी तीनों में से घुमाएगा, लेकिन हमें ऊर्जा का प्रवाह देखना है ना, तो पहले उत्पादक, तब उपभोक्ता, तब अपघटक। पहले उत्पादक ऊर्जा में आता है, तब उसके बाद से एरो दिया होगा उपभोक्ता, उसके बाद से एरो दिया होगा अपघटक। आशा करते हैं कि मेरी बातों को समझे होंगे। देखिए अगर ऊर्जा प्रवाह की श्रृंखला यानी श्रृंखला सीरीज समझते हैं, सीरीज बना दो, जितने भी पढ़े होंगे,
तो पहले उत्पादक, तब उपभोक्ता, तब अपघटक, इसके ऊर्जा इसमें जाता है और 10% का जाता है मार्जिन होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो शाकाहारी। अभी हम बताएं इसको, अभी हम लोगों ने चर्चा की है। उपभोक्ता दिया है शाकाहारी, जो कि क्या करते हैं, उत्पादक का अपना भोजन बनाते हैं, उत्पादक जो स्वयं अपना भोजन बनाता है। और देखिए 10 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि संकटापन्न जातियों के बारे में रेड डाटा बुक को समझाएं। संकटापन्न जातियों के बारे में पूछेगा, देखिए कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित होता है तो संकटपन्न जातियां, चाहे संकट रेड डाटा बुक संबंधित है तो संकटपन्न जातियों से, ठीक है। तो संकटपन्न जातियां कैसे, जैसे देखिए बोल सकते हैं ना कि जो हम लोग का है गिरगिट है, जैसे हम लोग अपने लैंग्वेज में शायद बिस्कोपरा बोलते हैं, छिपकली बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो हम लोग का पूर्वज है, इसका जो क्या है पूर्वज है वह कौन सा है, मेढक का तो टेरिडोफाइटा है। और इसका जो होता है ना, इसका जो होता है डायनासोर, क्या होता है डायनासोर विलुप्त हो चुका है। तो वह विलुप्त जो प्राणी है वह किसमें रखा जाता है, रेड डाटा बुक में रखा जाता है। उसी तरह से डोडो है, क्या है, एक डोडो पक्षी है। उसी तरह से आर्कियोपटेरिस है, क्या है, आर्कियोपटेरिस है, ठीक है। आशा करते हैं जो कि सरीसृप वर्ग की है, आर्कियोपटेरिस क्या है, सरीसृप वर्ग की है। आशा करते हैं कि आप लोग याद किए होंगे, जबरदस्त रूप से मेरी बातों को सुन रहे होंगे, लिख रहे होंगे नोटबुकों में, सुनते हुए, ये ना कि हट गए स्क्रीनशॉट लीजिए छाप डालिए, नहीं समझ में आने वाला है, बोर्ड में मार्क्स नहीं ला पाइएगा। फिर चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल के नियम का अपवाद है। तो देखिए मेंडल ने हमें 3 नंबर दिया, और पहला कि वो आनुवंशिकता के सिद्धांत को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो मेंडल के नियम का अपवाद है सहलंगता, क्या है, सहलंगता। इस सहलंगता में जो कि हम लोग का सहलंगता में होता है कलर ब्लाइंडनेस लोग, गंजापो जो कि टीनिया कैपिटिस नामक क्या होता है कवक से होता है, हीमोफीलिया, मायोपिया यानी इसका इलाज होता है हम लोग का अवतल दर्पण से। इस तरह से हम लोगों ने सहलंगता की ये बीमारियां हैं। तो मेंडल के नियम का अपवाद है सहलंगता में हम लोगों ने जाना, इसमें स्त्रियां सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है। और यह जो रोग होता है ना, जो हमने बोला, वह सबसे ज्यादा पुरुषों में होता है। कौन कौन से लोग, वर्णतंत्रता, कलर ब्लाइंडनेस लोग, हीमोफीलिया और मायोपिया, और हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं गंजापन, क्या होता है गंजापन, ये सब देखिएगा पुरुषों में सबसे ज्यादा होता है। और मेंडल के नियम जो हैं वह कौन कौन से हैं, तो स्वतंत्र अपव्यूह, प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता। स्वतंत्र अपव्यूह, प्रभाविता के नियम, युग्मकों की शुद्धता देगा। निम्नलिखित में से कौन मेंडल के नियम है, या मेंडल के नियम को लिखिए, अब सब्जेक्टिव में पूछे तो आप लोग लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जीन शब्द का सर्वाधिक प्रयोग यानी प्रतिपादन किसने किया था। आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। जीन शब्द का सर्वाधिक प्रयोग जो है जोहानसन। देखिए इसको आपसे पूछा जा सकता है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तब आप लोग को बताना है जोहानसन या सर्वप्रथम प्रयोग तो जोहानसन के द्वारा ही किया गया था। और जो देखिए बोल सकते हैं कि जो जीन जो होते हैं ये गुणसूत्र पे होते हैं, और गुणसूत्र का खोज डब्ल्यू वाल्डियर के द्वारा किया गया था। और आनुवांशिक उत्परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो क्रोमोसोम के कारण होता है, जो कि हम सब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझाएंगे इस तरह से। तो सब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझाना चालू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए के संश्लेषण का खोज किसने किया था, तो खुराना द्वारा किया गया था। डीएनए का जो संश्लेषण है वह खुराना द्वारा किया गया था। और आर्थर जो कोन वर्ग है उन्होंने कृत्रिम रूप से डीएनए का संश्लेषण किया था, जिनके कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार वाला बात आए तो आर्थर कोन वर्ग को मारिएगा, किसका, आर्थर कोन वर्ग को मारिएगा, ठीक है। अब चलते हैं मेंडल आनुवांशिक के नियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है, आनुवांशिक, गुणसूत्र, डीएनए, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा। आपको हमेशा उससे मानना है आनुवांशिक के नियम के लिए वह जाने जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कि मेंडल ने सर्वप्रथम किस पौधा का प्रयोग किया था। ऑप्शन दे देगा
मटर दे देगा, पीपी मिस टमाटर होता है, दे देगा जंगली मटर, गार्डन मटर। तो हमेशा याद रखना है कि अगर विशेष डीप में गया है तो गार्डन मटर, मटर की जगह तो पी दे, PEA या सिर्फ पी लिख दे, तो वो आप लोग को घबराना नहीं है। मेरे स्टूडेंट आप लोग बोल सकते हैं कि एक्सीलेंट है, तेज है, आप लोग को घबराना नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप लोग डरा गए तो एग्जाम में ऐसा ही कम नंबर आ जाता है। तो मेंडल के गार्डन जो मटर पौधे का उन्होंने संकरण के लिए प्रयोग किया था, और इसी संकरण में यानी इसी पौधा पर उन्होंने जो बोल सकते हैं कि एक संकरीय पौधा में फिनोटाइप के अनुपात 3:1 निकाले थे। हाँ 3:1 हम लोग का 1 निकाले थे, और जीनोटाइप अनुपात में 1:2:1 निकाले थे, और द्विसंकरीय क्रॉस में उन्होंने जो फिनोटाइप का अनुपात है 9:3:1 निकाले थे। और जो हम लोग कह सकते हैं कि फिनोटाइप बोलते द्विसंकरीय में, और जो जीनोटाइप अनुपात था वह था हम लोग का 1:2:1, फिर होता है 2:4, तब 4:2, तब 2:1, तब 1:1, तब 2:1, तब 1, इसी तरह से उसका 4 के बाद से उल्टा कर दिया जाता है। अब देखें जो जीन शब्द यानी जीन बने होते हैं वह डीएनए से, और इसको ऑप्शन में देगा निम्न में से जीन बने होते हैं। ऑप्शन देखिए दे देगा डीएनए, आरएनए दोनों, लेकिन हमेशा याद रखना है जो जीन्स बने होते हैं वह बने होते हैं डीएनए से। और डीएनए का हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस सब की चर्चा आती है। तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो न्यायालय में, अनाथ आश्रम में किसी बच्चे को पहचानने के लिए, या अगर ट्रेन में दुर्घटना हो जाती है, क्षतिग्रस्त से बड़ी हो जाता है तो वह, या कोई व्यक्ति जल जाते हैं, या मृत्यु हो जाती है अचानक, तो उनको भी डीएनए की जो हड्डी के माध्यम से जाँच कर लिया जाता है, फिंगरप्रिंटिंग भी लिया जाता है, सब इसमें किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, अभी हमने बताया प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, बताइएगा CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस आप लोग को बताना है तो CO2। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो नहीं पूछेगा क्योंकि टाइम पूछता है, लेकिन ये पूछ दे तो CO2 ही मारना है, न कि O2 मार देना है। अब देखिए जल द्वारा परागण क्या कहलाता है, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो बताइएगा हाइड्रोफिली। और देखिए जल द्वारा जो अध्ययन होता है, जल के जीवों का अध्ययन, तो अध्ययन के लिए लोजी, और फिली मतलब होता है परागण, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, और लोजी में होता है अध्ययन। जैसे देखिए जंतुओं में परागण तो जूफिली कहते हैं, ठीक है, जूलोजोफिली कहते हैं ना, और अध्ययन तो जूलॉजी, ठीक है, जो कि अरस्तु है वैज्ञानिक जूलॉजी का। अब देखिए चमगादड़ में तो चिरैप्टोफिली। और देखिए पूछता है कि परागण की विधियों के लिखे, तो वायु परागण, जल परागण, चमगादड़ द्वारा परागण, पक्षी द्वारा परागण, ये सब हम लोग लिखते हैं, उसको भी आप लोग इसमें वर्णन कर सकते हैं। तो चमगादड़ द्वारा परागण चिरैप्टोफिली, और अध्ययन कहता है चमगादड़ का अध्ययन तो लॉजी बोल दीजिएगा। और देखिए कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है, कीटों द्वारा परागण पूछा जाए तो एंटोमोफिली, कीटों द्वारा परागण पूछा जाए तो बताइएगा एंटोमोफिली, और कीटों का अध्ययन एंटोलॉजी, समझ में आया। और देखिए वायु द्वारा परागण एनीमोफिली, देखिए दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, कीटो तो एंटो, और देखिए वायु तो एनीमो, ठीक है, एवी तो एनीमोफिली वायु द्वारा। और वायु का अध्ययन, वायु में अध्ययन तो एनीमोलॉजी हो जाता है। और पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है। देखिए इसको कह देगा क्वेश्चन कि पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो परागकण कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन में बहुत कुछ दे देगा, ऑप्शन 24 देगा, देखिए कि बीज विकसित होते हैं, ऑप्शन दे देगा अंडाशय से, बीजांड से दे सकता है, ठीक है, वर्तिकाग्र से, लेकिन मानना हमें हमेशा कि बीज विकसित होता है किससे, बीजांड से। बीज जो विकसित होता है बीजांड से, जो कि आप लोगों के एग्जाम में 5 नंबर का एक फुल बनाने वाला आएगा, ठीक है, एक 5 नंबर का आएगा मानव जनन अंतर, और 5 नंबर का आएगा आप लोगों का देखिएगा जनन अंतर, मानव में से नर और मादा दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो कि ऑफलाइन तो हो चुका, ऑनलाइन जो आप लोग को सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसको जरूर पढ़ा देंगे। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको जरूर हम आप लोग एग्जाम के पहले पढ़ा दिया जाएगा। सिस्टमा नेचर के लेखक है लिनियस का पुस्तक, सिस्टमा नेचर
इस पुस्तक के लेखक कौन है पूछा जाए तो लिनियस जो कि नाम पद्धति यानी वैज्ञानिक नाम की पद्धति को प्रयोग किए थे। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि हम जो कि गुणसूत्र का पढ़ा दिए हैं, और वैज्ञानिक नाम वाला आपसे पूछा था ये वाला, देखिए कि पूछा जाएगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो हम लोग बताते हैं होमो एस्पियस। एस्पियस यानी जाति का ही प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है कि वर्गीकरण का आधार इकाई होता है, वर्गीकरण का आधार इकाई होता है एस्पेसिस। क्या होता है एस्पेसिस। तो मनुष्य का पूछता है और मेढक का पूछ दे तो राना टिंगरा, मेढक का अगर पूछ दे तो क्या बताइएगा राना टिंगरा, और बिल्ली का पूछ दे तो फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या बताइएगा फेलिस डोमेस्टिका। नाम से स्पष्ट है, देखिए राना टिंगरा एकदम कूदता है एकदम राणा जैसे, दम उसके घोड़ा किस तरह से मरते दम तक पैर में लग गया था चाकू तलवार, लेकिन हाथी जब हाथी पर भी कूद जाते थे राणा टिंगरा के घोड़ा, लेकिन वह अपने जो राणा प्रताप थे उनको समुद्र के पार ले जाकर सुरक्षित पहुंचाया, जो कि राणा प्रताप अपने घोड़े के लिए बहुत रोए। जो उनकी हाथी थी ना, अकबर चाह रहा था कि हम हाथी को भी कब्जे कर ले, नहीं, हाथी प्राण त्याग दी लेकिन अकबर का गुलाम नहीं हुई। उसी तरह से जो ये है हम लोग का काची स्पेसिस वाला पार्ट है, हम मेढक का तुलना करवाए थे, इस पर चल गए। ठीक है, अब चले बिल्ली का हो गया फ्रेंड्स। कुत्ता हम लोग फैमिली वाला है, जैसे प्रथम जानवर भी कुत्ता हुआ था, पालतू जानवर, तो फैमिली वाला है, तो बोल सकते हैं कि कैनिस फैमिलियर्स। और गाय का बॉस इंड्यूस, और आम का पूछता है तो मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अब इसी तरह से आप लोग का प्यूशम एस्टिवा मटर का इस तरह से पूछता है। आशा करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को इतना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो बुझिए कि आप लोग अवश्य ही अपने कॉलेज में टॉप करेंगे, इंस्टीट्यूट में टॉप करेंगे, बोर्ड में टॉप करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी से रिलेटेड यानी जीके तथा सब्जेक्टिव को आप लोगों को तैयारी अच्छी तरीके से हो सके, और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी नॉलेज में हमेशा ज्ञान की बात भरता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।